बात है 1952 के मद्रास की, जिसे हम आज चेन्नई के नाम से भी जानते हैं। मद्रास में एक ट्रेन चलती थी जिसका नाम था धनुषकोडी। उस ट्रेन में 29 अगस्त 1952 को लोग जब उस ट्रेन से ट्रेवल कर रहे थे, तब उस ट्रेन में उन्हें एक ट्रंक दिखा जिसमें से काफ़ी गंदी बदबू आ रही थी, जैसे कुछ सड़ गया हो। पुलिस कंप्लेन की गई, पुलिस आई, उस ट्रंक को खोला गया तो वहाँ मौजूद सभी की आंखें फटी की फटी रह गईं। उस ट्रंक के अंदर एक लाश पड़ी हुई थी जिसका सर गायब था। लाश को जब्त कर पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक की जांच के लिए पास के एक हॉस्पिटल में भेज दिया गया। उस समय वहाँ जो फेमस डॉक्टर थे वो थे सीपी गोपालकृष्णन, जो लंदन से फॉरेंसिक की स्टडीज़ करके आए थे। उन्होंने अपनी जांच के बाद बताया कि ये बॉडी किसी 25 से 30 साल के आदमी की है और यह व्यक्ति मुस्लिम है, क्योंकि जब लाश की ऑटोप्सी की गई तो पाया लाश का खतना किया हुआ था। पुलिस के पास इन दो जानकारियों के अलावा कोई भी ऐसी जानकारी नहीं थी जो उस मृत शख्स की पहचान करने में मदद कर सके। वहीं मद्रास के एक बड़े व्यापारी जिनका पेन और साड़ी का बिजनेस था, वो भी एक दिन पहले से गायब थे। उनका नाम एल्वेंडर था। वो अपनी बीवी और 2 बच्चों के साथ रहते थे, लेकिन अचानक से 28 अगस्त 1952 को वो गायब हो गए। उनकी पत्नी ने थाने में रिपोर्ट कराई। पुलिस ने पूछताछ की तो मालूम हुआ कि आखिरी बार उन्हें साड़ी की शॉप पर देविका नाम की एक औरत के साथ देखा गया था। पुलिस पूछताछ के लिए देविका के घर पहुंच जाती है। देविका अपने पति मेनन के साथ रहती थी और उसकी शादी को लगभग 1 साल ही हुआ होगा। पुलिस ने जब एल्वेंडर से हुई मुलाकात के बारे में देविका से पूछा तो उसने बड़ा सीधा सीधा बताया कि वो शॉप पर साड़ी वगैरह लेने अक्सर जाया करती थी और हमेशा की तरह वो उस दिन भी शॉप पर गई थी, जहां एल्वेंडर से उसकी चलते फिरते बातचीत हुई। उसके अलावा उसे कुछ मालूम नहीं। पुलिस को भी कोई खास शक नहीं हुआ। पुलिस ने अपनी साइकिल निकाली और चल दिए, लेकिन रास्ते में बीच पड़ता था। उन्होंने देखा बीच पर बहुत भीड़ लगी हुई थी और लोग घेरा बनाकर किसी चीज़ को देख रहे थे। पुलिस ने पास जाकर देखा तो घेरे के बीच में कोई चीज़ एक टी शर्ट में लिपटी हुई पड़ी थी। टी शर्ट को खोला तो देखा कि उसके अंदर एक कटा हुआ सर था। अभी 2 दिन पहले ही एक कटा हुआ शरीर बरामद हुआ था और अब यह सर। पुलिस को लगा कि शायद इन दोनों केसेस में कोई संबंध हो सकता है, इसलिए उस कटे सर को भी उसी हॉस्पिटल में जांच के लिए भेज दिया गया। डॉक्टर ने सर और बॉडी दोनों को जोड़कर जांच की और फिर बताया कि ये सर और बॉडी दोनों ही किसी एक ही आदमी के हैं, जिसकी उम्र 42 से 45 के बीच है। पुलिस का ध्यान सीधा एल्वेंडर की गुमशुदगी की तरफ गया, क्योंकि उसकी एज भी लगभग इतनी ही होगी। सर काफ़ी डिकम्पोज हो चुका था, इसलिए पुलिस नहीं चाहती थी कि एल्वेंडर की बीवी को सीधा बुलाकर बॉडी की शिनाख्त करवाई जाए। इसलिए उन्होंने एल्वेंडर के बारे में और खंगाला तो उन्हें मालूम हुआ कि एल्वेंडर ब्रिटिश इंडियन आर्मी में भी रह चुका है। उसके कुछ डॉक्यूमेंट्स जब वो ब्रिटिश आर्मी में रहा था वो निकलवाए गए तो उनमें से एल्वेंडर की फिंगरप्रिंट बरामद हुए। फिंगरप्रिंट का मिली हुई बॉडी के फिंगरप्रिंट से मिलान करवाया गया तो यह निकला कि जो बॉडी और सर मिले थे वो एल्वेंडर के ही थे। लेकिन पुलिस ने इस बात को और पुख्ता करने के लिए एल्वेंडर की बीवी को बुलाया। उसने बॉडी की शिनाख्त की और पहचाना कि वो एल्वेंडर ही है। यह बात चारों तरफ फैल गई। अब पुलिस पर भी इस केस को सॉल्व करने का प्रेशर था। पुलिस ने हर बात की तह तक जाने का फैसला किया और पुलिस की एक टीम दोबारा पूछताछ करने देविका के घर पहुंची। वहां पहुंचने पर मालूम हुआ कि वो और उसका पति तो बॉम्बे चले गए हैं। पुलिस को यह बात हजम नहीं हुई कि अचानक वो दोनों मुंबई कैसे चले गए। बॉम्बे पुलिस को उन दोनों के बारे में सूचना दी गई। जल्दी ही बॉम्बे पुलिस को देविका मिल गई। देविका से पूछताछ हुई तो उसने मेनन का पता भी बता दिया। दोनों को मद्रास लाया गया। पुलिस ने थोड़ी सख्ती से दोनों से पूछताछ शुरू की। दोनों में से कोई कुछ भी बताने को तैयार नहीं था। काफ़ी मुशक्क़त के बाद देविका ने बताया
कि वो अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई के लिए केरला से मद्रास आई थी। यहाँ उसकी मुलाकात एल्वेंडर से हुई। धीरे धीरे दोनों में काफ़ी नज़दीकियाँ बढ़ने लगी। एल्वेंडर काफ़ी रंगीन मिजाज का आदमी था और उसकी 300 से भी ज़्यादा प्रेमिकाएं रह चुकी थी और वो पहले से शादीशुदा होते हुए भी देविका से आंखें लड़ा रहा था। ग्रेजुएशन ख़त्म करके देविका केरल वापस लौट गई। वहाँ जाकर उसने अपने माँ बाप की पसंद के लड़के मेनन से शादी कर ली। शादी के बाद वो मेनन को लेकर केरला से वापस मद्रास चली आई। यह बात जब एल्वेंडर को पता चली कि देविका वापस आ गई है, वो उससे मिलने गया और उसके साथ वापस पुराने जैसे संबंध बनाने के लिए फोर्स करने लगा। देविका ने काफ़ी मना किया, लेकिन वो देविका को ब्लैकमेल करता। तंग आकर देविका ने यह बात अपने पति मेनन को बता दी। इसके बाद दोनों ने मिलकर एल्वेंडर से छुटकारा पाने का प्लान बनाया। प्लान के तहत 28 अगस्त 1952 को देविका एल्वेंडर की साड़ी शॉप पर जाती है। उसे अपनी बातों में बहला फुसलाकर अपने घर ले आती है, जहां मेनन एल्वेंडर का पहले से ही इंतजार कर रहा था। एल्वेंडर देविका के साथ उसके घर पहुंचता है। मौका देखकर मेनन एल्वेंडर पर पीछे से वार करता है और एल्वेंडर का सर धड़ से अलग हो जाता है। अब बारी थी लाश को ठिकाने लगाने की। इसके लिए भी उन दोनों पति पत्नी ने पहले से ही प्लानिंग कर रखी थी। उन्होंने एल्वेंडर की बॉडी को एक ट्रंक में रखा और उसे लेकर ट्रेन में चढ़ गए। 2-3 स्टेशन बाद दोनों ट्रेन से उतर जाते हैं। उसके बाद दोनों सर को टी शर्ट में बांध समुद्र किनारे रेत में दबा देते हैं, जो समुद्र की लहरों की वजह से वापस ऊपर आ गया और पुलिस को मिल गया। ये मामला फॉरेंसिक जांच का भी एक इम्पोर्टेंट केस है, जो आज भी केस स्टडी के तौर पर फॉरेंसिक कॉलेजेस में पढ़ाया जाता है। कैसे एक व्यक्ति को सिर्फ सर्कमसिजन की वजह से मुस्लिम करार कर दिया गया। बाद में जांच में पता चला कि एल्वेंडर के एक दोस्त ने उसे बताया था कि खतना करने से सेक्स पावर बढ़ती है, इसलिए उसने खतना करवाया था। देविका ने अपना जुर्म कबूल कर लिया था, लेकिन दिक्कत यह थी कि कहीं ये दोनों अपनी बयान से मुकर न जाएं। इसलिए पुलिस ने देविका को एक ऑफर दिया कि अगर वो एल्वेंडर के मर्डर की चश्मदीद गवाह बन जाए तो वो उसे बचा लेंगे और सिर्फ मेनन को सजा होगी। लेकिन देविका ने इसके लिए साफ इनकार कर दिया। मामला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पहुंचा। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज ने जो फैसला सुनाया वो बहुत लोगों को हजम नहीं हुआ। जज ने कहा कि ये मामला होमिसाइड का है, ना कि मर्डर का। सोच समझकर ना किया गया और अपने बचाव में किया गया अपराध है, इसलिए देविका को 3 साल की सज़ा और मेनन को 5 साल की सज़ा सुनाई गई। ये वाकई में मर्डर के मामले के हिसाब से बहुत कम सज़ा थी। दोनों को जेल हुई, लेकिन दोनों अपने अच्छे व्यवहार के चलते जेल से जल्दी ही बाहर आ गए। इसके बाद दोनों ने केरला में एक होटल खोला और वो होटल काफ़ी अच्छा खासा चल पड़ा। इस केस में जिस जज ने फैसला सुनाया था, हमेशा से ही उस पर पार्शियलिटी का आरोप लगते आए हैं कि उन्होंने इस केस का फैसला सिंपैथेटिक होकर सुनाया। आपको क्या लगता है कि जज का इस केस में जो फैसला था वो सही था या गलत?